वो रक्तवीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था। जब कारगिल विजय दिवस की खबर हमारे देश में आई तो हर कोई खुशी मना रहा था और आज भी वही दिन है, क्योंकि आज ये दिन हम सभी मना रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे तमाम खबरें। लेकिन आज का ये अंक बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कारगिल दिवस को लेकर। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। जो शहीद हुए हैं याद करो उनकी कुर्बानी, क्योंकि आज का दिन है कुर्बानियों को याद करने का। वैसे तो भारत ने दुनिया के सामने अपने अदम्य साहस और शौर्य के कई प्रतीक स्थापित किए हैं। उनमें से एक है कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 5 मई 1999 का वो दिन है जब पाकिस्तान की सेना चोर बनकर कारगिल में घुस आई थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के बूते पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज कारगिल विजय दिवस को 25 वर्ष हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अब से कुछ देर बाद कारगिल पहुंच रहे हैं। साथ ही एक प्रोजेक्ट है शिंकुजा ला सुरंग प्रोजेक्ट, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा आज नया सवेरा में बात होगी संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। बताएंगे आपको कि आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। इसके अलावा बात होगी बदलते मानसून की, क्योंकि मानसून अब पूरे देश में एक्टिव हो चुका है। बताएंगे कि किस किस राज्यों में मानसून इस समय एक्टिव है और किस किस राज्यों में अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। आप जुड़े रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। आज है सेना की शौर्य गाथा याद करने का दिन। 25वें कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल वॉर मेमोरियल में बलिदान देने वाले बहादुरों को करेंगे नमन। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 4.1 किलोमीटर लंबे दुनिया के सबसे ऊंचे प्रोजेक्ट से लद्दाख की बढ़ेगी आर्थिक और सामाजिक ताकत। बिहार में अब बीजेपी की कमान दिलीप जायसवाल के हाथ। राजस्थान में मदन राठौड़ होंगे पार्टी अध्यक्ष। 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले गए। संसद के दोनों सदन में केंद्रीय बजट पर आज भी जारी रहेगी बहस। के बजट सत्र का आज 5वां दिन, पेश होंगे कई प्राइवेट बिल। कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार। आज भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को घरों में रहने की सलाह। पुणे में भी सभी स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का दौर जारी। आज से मुजफ्फरनगर, हापुड़ और सहारनपुर जिले के सभी स्कूल कॉलेजों में 2 अगस्त तक छुट्टी। खेल की खबरों में आज से पेरिस में सीन नदी के किनारे ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। 117 भारतीय खिलाड़ी भी 16 खेलों में पेश करेंगे चुनौती। और महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। जीत के सिलसिले को बरकरार रखने उतरेगी गत विजेता टीम इंडिया। और चलिए अहम सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। तो आज सेना की शौर्य गाथा को याद करने का दिन है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
26 जुलाई 1999 बलिदान, साहस और विजय की अनगिनत कहानियों का दिन। इसी दिन मां भारती के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल की ऊंची चोटियों पर जीत का परचम लहराया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस दिन जो विजय गाथा लिखी, उसे हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। ये है लमुचिन पॉइंट और मेरे ठीक पीछे कारगिल की वो पहाड़ियां जो आज भी गवाह है 18,000 फीट ऊंची उस लड़ाई की जिसने दुश्मन के तमाम इरादे नेस्त नाबूद कर दिए। भारतीय सेना ने इस घुसपैठ का पता लगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना ने दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए धीरे धीरे पाकिस्तानी घुसपैठियों को कड़ी शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत के इस विजय के पीछे कई सैनिकों का बलिदान छिपा था, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया था। पाकिस्तान पर भारत की इस विजय गाथा ने कई फिल्मकारों को प्रेरित किया। विजय दिवस की रजत जयंती पर एक ऐसी ही फिल्म का वीर सेनानियों के परिवारों के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जीत के उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए कारगिल के हीरो रहे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर गर्व से भर उठते हैं। 17 गोलियां खाने के बाद ये जो हर एक पहाड़ी को आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पे मेरे साथियों ने अपने लहू से इस हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। वो योद्धा जिनके साथ हम लड़े हैं वो हमारे साथ में आज हैं और उन दिनों की बहुत एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आज हमारे दिल में है और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। अपनी कारगिल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुल्ला सुरंग परियोजना का वर्चुअली पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुल्ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए निमू, पदुम, दारचा रोड पर लगभग 1500-800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुल्ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जीत के 25 बरस पूरे हो चुके हैं। भारत अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां यहाँ साकार हो उठती हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास को दुल्हन की तरह सजाया गया है और क्यों ना हो, ये है विजय दिवस की रजत जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध में शहीद हुए तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और वॉर वेटरन्स के साथ भी मुखातिब होंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, द्रास। तो बिल्कुल आज पूरा देश जो है वो कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। सीधा हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ रहे हैं कारगिल वार मेमोरियल द्रास से। तो सीधा रुक करेंगे विशाल का। विशाल, अगर देखा जाए तो आज किस तरीके की तैयारियां वहां पर हैं? सबसे पहले आपसे तस्वीरें देखना चाहेंगे वहां की तैयारियों की। जी बिल्कुल कृतिका और भावना, इससे पहले कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सबसे पहले आपको और दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती की शुभकामनाएं। और मैं कैमरामैन अनिकेत से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है ये वॉर मेमोरियल द्रास। आप देख सकते हैं दोनों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं, फूलों की मालाएं हैं और ये जो काले बस्ट आप देख रहे हैं ये कारगिल वॉर हीरोज के हैं। मेरे साथ जो ठीक सामने हैं वो है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और इसी तरह से आप आगे भी चलेंगे तो आपको मिलेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा और वो तमाम जाबाज जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें ये मौका दिया कि हम रजत जयंती को मनाएं। और ये मौका होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब वो यहाँ पर आएंगे। वॉर वेटरन्स, वीर नारियां और उनके परिवारों के साथ वो रूबरू होंगे। वीर नारी हम उन महिलाओं को कहती हैं जिन्होंने अपने अपने पतियों को इस देश के लिए कुर्बान होते हुए देखा है और इन 25 सालों में उन्होंने अपने परिवार को बांध के रखा, अपने आंसुओं को रोक के रखा और उस जज्बे को बनाकर रखा जो भारतीय फौज उनको देती है कि सबसे पहले मेरा देश।
विशाल, कहीं ना कहीं कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के लिए गौरवशाली दिन है। जैसा कि आपने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पे वहां पहुंच रहे हैं। शिंकुन ला सुरंग प्रोजेक्ट भी है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप उस सुरंग के बारे में बताएं और कब तक ये तैयार हो जाएगी? देखिए, आज इसकी फर्स्ट ब्लास्टिंग होगी, जिसका वर्चुअली बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको आज इसकी शुरुआत करेंगे। और ये एक मौका होगा इस इलाके के लिए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें 1999 से लेकर 2024 में, तो एक लंबा वक्त बीत गया। और जब से मोदी सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये विजन रहा है, ये प्रायोरिटी रही है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और इस सुरंग के बन जाने से लेह और मनाली करीब आ जाएंगे और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इलाका है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे दोनों पड़ोसी देश, पाकिस्तान जिससे हमने ये जंग जीती, और दूसरा है चीन, उनकी वजह से हमें इस इलाके को हमेशा सुरक्षित रखना है, मुस्तैद रखना है। और इसके अलावा टूरिज्म का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, अनिकेत से, एक बार फिर से आपको दिखाएं कि कितना खूबसूरत है ये वॉर मेमोरियल द्रास, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। ये हाउट्सर गन्स हैं, जिनको वो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल वॉर के अंदर अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा यहाँ पर MiG-21 भी रखा हुआ है, वो लेफ्ट साइड में है, थोड़ा सा हमारे एक्सेस से दूर है। लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं तो तमाम उन लम्हों को जीते हैं, और इस वजह से यहाँ पर टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि होटल्स तो यहाँ पर बन ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। इसके अलावा होम स्टेज काफ़ी डेवलप हुए हैं। हम 2 दिन से यहाँ पर हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमी यहाँ की बढ़ रही है, टूरिज्म यहाँ का बढ़ रहा है। और उसमें ये ख़ास तौर से जो वॉर मेमोरियल द्रास है, जो हमें उस ज़बरदस्त जीत की याद तो दिलाता ही है, साथ ही साथ यहाँ की इकोनॉमी को भी डेवलप करने में अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री उसका वर्चुअल बटन दबाएंगे और उसका फर्स्ट ब्लास्टिंग होगी, तो ये एक संकेत होगा कि मोदी सरकार कितनी ज़्यादा सजग है, ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और वो भी फॉरवर्ड एरियाज़ में, जब हम सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए विशाल। तो सीधे तौर पर अगर देखा है तो आज हर कोई इंतज़ार कर रहा है जब कारगिल दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब सीधा रुख करते हैं कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके पर कोलकाता में ईस्टर्न कमांड में श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं। तो कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस है आज और इस पर श्रद्धांजलि समारोह ही कोलकाता में इस वक्त वहाँ की सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पूरा देश जो है आज उन वीर सपूतों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस दौरान अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया।
जी हाँ, आज दिन है वीर सपूतों को याद करने का। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कारगिल पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ ये कोलकाता से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां भारतीय जवान जो हैं वो वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आपको बताएं कि 5 मई 1999 का वो दिन है जब पाकिस्तान की सेना ने चोर बनकर कारगिल पर आक्रमण किया था और करीब 60 दिन तक चली इस लड़ाई में भारतीय सेना को विजय प्राप्त हुई थी और इस विजय को कारगिल विजय दिवस का नाम दिया गया। आज 25 साल पूरे हो रहे हैं इस कारगिल विजय दिवस को और कोलकाता की ईस्टर्न कमांड ने आज ये समारोह आयोजित किया। देश के आज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर कई आयोजन किए जा रहे हैं जहाँ वीर सपूतों को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उनकी बहादुरी, अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य की गाथा सभी को आज याद किया जा रहा है और सभी को जागरूक किया जा रहा है कि कल जिन्होंने हमारी सुरक्षा की थी आज भी वो दिन हमें याद रखना चाहिए। और कारगिल विजय दिवस उसी का प्रतीक है जहां हम शौर्य और पराक्रम को याद करते हैं। भारतीय सेना ने जिस तरीके से अदम्य साहस और शौर्य की गाथा कारगिल में लिखी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब आज बात कर लेते हैं संसद के सत्र को लेकर के। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान सामान्य बजट पर भी चर्चा हो रही है और आज भी दोनों ही सदनों में ये चर्चा जारी रहेगी। दोनों सदन में प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही प्राइवेट बिल का दिन होने के कारण दोनों सदनों में इसके लिए समय तय किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में निजी विधेयकों के रूप में कई विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिसमें एआई से संबंधित विधेयक, हिंदू विवाह और विशेष विवाह से संबंधित विधेयक, भारतीय न्याय संहिता और डीप फेक से संबंधित निजी विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। तो वहीं अगर लोकसभा में देखें तो मनरेगा संशोधन विधेयक, विमान किराए से संबंधित विधेयक, मछुआरों से संबंधित विधेयक, बाल अधिकारों से संबंधित विधेयक, रेलवे से संबंधित विधेयक और बाढ़ से संबंधित विधेयक सहित कई विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। तो आज भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। संसद का बजट सत्र आपको बता दें कि चल रहा है और बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है उन्होंने मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया, जिसके बाद दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा जारी है और आज संसद के बजट सत्र का 5वां दिन है, जिसमें आज भी जो चर्चा है वो जारी रहेगी। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है तो आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। कई निजी विधेयक जो है वो सूचीबद्ध है दोनों ही सदनों में और महत्वपूर्ण विधेयक है। आइए अपने संवाददाता से ज्यादा जानकारी लेते हैं। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आज संसद के बजट सत्र का 5वां दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज भी कहा जा रहा है। बजट सत्र की चर्चा लगातार दोनों सदनों में जारी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो दोनों सदनों में कौन से विधायी कामकाज सूचीबद्ध है? ऋषि, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, समूची सूची आज लिस्टेड की गई है। हम जानते हैं कि शुक्रवार का दिन चूंकि निजी विधेयकों का दिन होता है, लेकिन बजट पर जो चर्चा है वो भी आज होगी और इसमें हमने कल भी देखा था कि चर्चा के दौरान तमाम ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई और बीच में सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को इसमें अपने हस्तक्षेप करना पड़ा और यहाँ तक कहना पड़ा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति ना करे, बल्कि जो बजट के जो प्रावधान हैं, बजट में किस तरीके से बिंदुओं को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्या सुझाव हो सकते हैं, इन सबको वो चर्चा में रखे। तो कुल मिलाकर हमने कल भी देखा था कि पंजाब से जो सांसद है चन्नी, वो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की उसके बाद काफ़ी गतिरोध सदन में देखने को मिला था और ट्रेजरी बेंचेस ने तीखा विरोध भी किया था। इसी तरीके से राज्यसभा में भी वस्तु स्थिति बनती दिखाई देती है कई बार ऐसी कि वहाँ पर जो विपक्ष है वो बजट चर्चा के दौरान सरकार को घेरने के प्रयासों में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि गहमा गहमी बढ़ जाती है। जहाँ तक प्रश्नकाल को देखें तो निश्चित तौर से इस बार हमने देखा है कि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला है और इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका राज्यसभा में अगर हम देखें तो नियम 267 के तहत जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते थे उस पर सभापति ने एक स्पष्ट आदेश जारी करके ये बात साफ कर दी है कि पिछले अगर हम आज़ादी के बाद के जितने भी संसद सत्रों को देखें तो सिर्फ 6 बार कार्य स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है। इसलिए इस तरीके के प्रस्ताव की रोज़ रोज़ उसको लाना इसका कोई महत्व नहीं है और इसको एक प्रैक्टिस ना बनाया जाए। उसके बाद हमने देखा
कि जो गतिरोध है उसमें कुछ कमी आई और विपक्ष ने भी इस नियम के तहत मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं की है, जो एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन ये हमेशा बना रहेगा ये बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष अक्सर कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए ही मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है, जिससे कि सदन में हंगामा होता है। जी तो ऋषि, देखना होगा कि आज भी किस तरीके से बजट पर बहस होती है, क्योंकि लगातार सकारात्मक बहस हो रही है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष लगातार चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, तो कुछ निजी बिल जो हैं दोनों सदनों में रखे हैं। फिलहाल ऋषि, इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मौसम का हाल, कहाँ कहाँ किस तरीके से बारिश हो रही है और कितना आंधी तूफान है, कहाँ कहाँ मौसम का किस तरीके से हाल है, जानेंगे ब्रेक के बाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक, जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश! भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आइए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि कैसे कई राज्यों में मॉनसून हाहाकार बन के आया है। बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई में लगातार रात भर हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बिल्कुल, भारी बारिश ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विमान सेवाओं, यहाँ तक कि रेलवे यातायात को भी बाधित कर दिया है। तो वहीं मुंबई के लिए आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए BMC ने शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी की भी घोषणा की है, जिसमें ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में भी IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे की बात कर लेते हैं। तो ठाणे में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कोंकण क्षेत्र में IMD ने रत्नागिरी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट और सिंधुदुर्ग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में भारी बारिश और पुणे में बाढ़ जैसी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और खाने पीने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए सेना से भी बात कर दी जा चुकी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तो ये तो बात रही मुंबई की, लेकिन मुंबई के अलावा गुजरात में भी जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल गुजरात में जोरदार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। कच्छ और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं गुजरात में औसत बारिश 53.25% हो चुकी है। इसी के साथ कच्छ में अब तक 75% बारिश हो चुकी है। और बात कर ले अगर सौराष्ट्र की, तो यहाँ 73% बारिश हुई है। इसी के साथ छोटा उदयपुर, वडोदरा, सूरत और वलसाड़ में भी बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 63 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीरें, जहां अभी तक बारिश की वजह से 63 लोगों की मौत
हो चुकी है। इससे पहले मुंबई की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें तो आज भी रेड अलर्ट कई जगह पर जारी किया गया। जी, हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्यामा जुड़ चुके हैं मुंबई से, वहीं तेजस जुड़ चुके हैं। श्यामा, आपके पास आना चाहेंगे सबसे पहले। श्यामा, मुंबई में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, कई इंच तक पानी जो है वो भर चुका है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग से, और क्या क्या एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? सुप्रभात कृतिका और भावना, अगर आप देखें यहाँ पर तो मैं बिना छाते के खड़ी हूँ, यानी कि ये बहुत अच्छी संकेत है कि यहाँ मुंबई में फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है। और अगर हम बात करें तो देर रात से बारिश रुकी हुई है, थमी हुई है, जिसकी वजह से पूरी मुंबई जो है एक तरीके से जो अफेक्टेड थी कल, अब वो ट्रैक पर आ चुकी है। वहीं अगर हम बात कर लें रेड अलर्ट की, तो रेड अलर्ट अब नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है आज, यानी कि भारी बारिश होने की पूरी संभावना है यहाँ पर। अगर आपको याद होगा तो 2005 में आज ही का दिन था 26 जुलाई, जो इतनी बारिश हुई थी मुंबई में, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा जनजीवन पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है और मौसम के विभाग से भी अगर माने तो आज उतनी बारिश होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ बारिश लगातार हो रही है और लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है कि हमने सूरज के दर्शन नहीं किए हैं। बाकी अगर जगहों की बात करें, पुणे की बात कर लीजिए, कोल्हापुर, रायगढ़, सतारा, तो ये सारे जगहों पर भी, ये सारे जिलों में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अगर आपने पुणे की तस्वीरें कल की देखी होंगी तो जो सोसाइटीज़ है, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर पानी चले गए थे क्योंकि डैम पूरा भर चुका है और डैम का पानी रिलीज किया गया था इसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी बारिश वो रिसीव किया है वो एरिया में, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं, दो व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, वो सब पानी के नीचे चले गए थे। राज्य की अगर बात कर लें तो कई सारी जगहों से दुखद घटनाएं भी आ रही हैं। मुंबई की भी बात कर लें तो मुंबई में भी कई सारे अनटूवर्ड इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आज के दिन पर मुंबई बिल्कुल ट्रैक पर आ चुकी है। और ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो सिर्फ रायगढ़, सतारा, कोल्हापुर, ये 3 जगह है जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, बाकी सब ऑरेंज पर हैं या उसके भी नीचे हैं। ठीक है श्याम, आपके पास वापस आएंगे। इसी के साथ में तेजस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। तेजस, अगर हम बात गुजरात की करें तो आखिर गुजरात में से कौन कौन से जिले हैं जहां पर इस वक्त रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के, साथ ही किस तरीके से चेतावनी वहां पर आम लोगों को दी गई है? पिछले 5 दिनों से लगातार जो बारिश चल रही थी, आज कह सकते हैं कहीं न कहीं राहत की बात गुजरात के लिए है। खास तौर पर दक्षिण गुजरात की अगर बात करें और मध्य गुजरात की बात करें तो वहां पर पिछले 24 घंटे से बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। कुछ ही इलाकों के अंदर ये बारिश के आंकड़े सामने आए, बाकी सारी जगहों पर बारिश नहीं हुई है। तो ये एक राहत की बात जरूर कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे निचले इलाके जहां पर पानी भर गया था, खास करके जो क्रीक शहर के बीचों से पसार होती है, गुजरती है, वहां पर काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन आज मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात के लिए कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि बारिश की जो अलर्ट थी वो कहीं ना कहीं रेड अलर्ट से येलो अलर्ट या तो फिर उससे भी नीचे चली गई है। खास तौर पर अगर बात करें उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र, ये 2 ऐसे जगह है जहां पर पिछले 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई थी और आज वहां पर अलर्ट घोषित दिया गया है, रेड अलर्ट दिया गया है सौराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर और साथ ही उत्तर गुजरात के इलाकों के अंदर। प्रशासन की अगर बात की जाए तो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रही है। जिन जिन इलाकों के अंदर पानी भरा है, या तो रेस्क्यू की जरूरत है या तो लोगों को स्थानांतरित करने की जरूरत है, तो वहां पर प्रशासन की ओर से लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी तैनात की गई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिजास्टर की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और सभी इलाकों के जो जिन जगहों पे पानी भरा है या तो आने वाले दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, वहीं सारी जगहों का जो दिक्कत, जो भी समस्या है या तो वहां पर कोई मुश्किल ना हो, उसकी उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ बारिश का असर भी है और दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। जी बिल्कुल तेजस, तो ठीक है, आपने जो भी तमाम अपडेट दी श्यामा और तेजस, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और राजस्थान के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। बिहार में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सम्राट चौधरी की जगह पर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को सीपी जोशी की जगह राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हुई हैं।
इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 राज्यों में प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें डॉक्टर हरीश द्विवेदी को असम का प्रभारी, सांसद अतुल गर्ग को चंडीगढ़ का प्रभारी और अरविंद मेनन को लक्षद्वीप का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी एवं विजया रहाटकर को सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि अरविंद मेनन को तमिलनाडु का प्रभारी एवं सुधाकर रेड्डी को सह प्रभारी और डॉक्टर राजदीप रॉय को त्रिपुरा प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं अब कांवड़ यात्रा को लेकर। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में भीड़ के चलते बच्चों को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, हापुड़ और सहारनपुर में स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तीनों जिलों के जिला अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज 26 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। सावन के महीने में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा का। संध्या, सुप्रभात। क्या है अखबारों की आज मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात भावना और कृतिका। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं देश भर में लागू होने वाली आपदा मित्र योजना से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है और मंजूरी दी गई है, जिसे आपको बता दें कि देश के 315 सबसे अधिक आपदा प्रभावित जिले हैं, जहां पर एनसीसी एनएसएस के जो स्वयंसेवक हैं उनको लिया जाएगा और उन्हें आपदा मित्र बनाया जाएगा। ये खबर प्रकाशित है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बनाने के बाद अब ऐतिहासिक दरबार हॉल हो गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल हो गया है अशोक मंडप। इसी नाम से अब ये जाने जाएंगे। इस खबर को भी आज प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण के अर्थ जागरण पेज पर यह खबर प्रकाशित की गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक साक्षात्कार में कहा है कि चीनी कंपनियों के निवेश को मिल सकती है मंजूरी। हालांकि ये भी कहा है कि चीनी कंपनियों को अनुमति देने में आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को भी ध्यान में रखा जाएगा। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो सुमन बेरी ने कहा है कि चीन से निवेश लेना हमारे हित में है, उनके पास क्योंकि अच्छी प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जो कि हरिभूमि अखबार ने यूपी, बिहार, झारखंड अपने पेज पर प्रकाशित की और बताया है कि यूपी में अब किसानों की आय बढ़ने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी वजह है कि 49 जिलों में प्राकृतिक खेती शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिलने के आसार हैं और बजट में से राज्य को बड़ा हिस्सा प्राप्त होने की संभावना है। तो ये एक किसानों के लिए बेहतर और अच्छी खबर। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो अपना देश पर आज एक खबर हमें देखने को मिली है, जिसमें बताया है कि आईआईटी कानपुर ने खोजा महाकाय ग्रह और इसको नाम दिया है जुपिटर। और ये भी बताया गया है कि इस टीम में जर्मनी, यूएस, चीन के वैज्ञानिक शामिल थे और ये जो ग्रह है वो अत्यधिक ठंडा बताया गया है। और आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं उन्होंने बताया है कि नए भारी भरकम इस ग्रह की खोज शोध में मील का पत्थर साबित होगी और इस खोज से अंतरिक्ष के अन्य गूढ़ रहस्य जानने में भी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने चलते चलते पेज पर एक और खबर प्रकाशित की है, जिस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल इंटरनेट पर इलाज ढूंढना दिमागी बीमारी का लक्षण के रूप में सामने आ सकता है। जी हां, केजीएमयू मानसिक स्वास्थ्य विभाग ने शोध में ये बात कही है और बताया कि 1033 मेडिकल छात्र छात्राओं को इस शोध के तहत मानसिक स्वास्थ्य विभाग ने शामिल किया था और ये बताया कि शोध पत्र इंडियन जर्नल में कि ये जो बीमारी है इसे साइक्रेटी की तरह लिया जा सकता है और इसे नाम दिया गया है साइबर कॉन्ड्रिया।
इसके अलावा जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर एक और चेतावनी भरी खबर प्रकाशित की है, जिसमें बताया है कि फ़ोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है वो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, झुर्रियों को भी बढ़ा सकती है। इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने बताया है कि नीली रोशनी के नुकसान से बचने के लिए सोते समय मोबाइल फ़ोन दूर रखें, नाइट मोड का इस्तेमाल करें, साथ ही मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेट कम करें और ब्राइटनेस कम रखें और अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल अधिक देर तक ना करें। अन्य ऐसी तमाम वैज्ञानिकों ने राय दी है जिससे आप इस खतरे से, इस नुकसान से बच सकते हैं। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास, महत्वपूर्ण और अहम खबरें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में समेटकर हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल जगत से। आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए नया सवेरा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हाँ जी, कहिए हमारे भी साथ चीयर फॉर भारत, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 की आज से औपचारिक शुरुआत हो रही है। आइए खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। और खेल जगत की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़ा खेल महाकुंभ ओलंपिक की आज से रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। और इन खेलों के इतिहास में पहले उद्घाटन समारोह का आयोजन स्टेडियम में न होकर सैन नदी के किनारे पर किया जा रहा है। पेरिस तीसरी बार इन खेलों का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि इन खेलों में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है और इस दल से सभी को बहुत उम्मीदें हैं। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश शुक्ला ग्राउंड जीरो से पेरिस में मौजूद हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 को कवर करने गए हैं। आइए मुकेश से ही पूछ लेते हैं, पहली बार है मुकेश जब रिवर फ्रंट पर किसी ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है ओलंपिक में, कैसा अनुभव है, कैसा नजारा दिख रहा है इस समय? बिल्कुल, ओपनिंग सेरेमनी की आज शुरुआत होगी और देखिए कि कितना माहौल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये सेन रिवर है और पहली बार इतिहास में होगा जब ओपनिंग सेरेमनी को ओपन एरेना में किया जाएगा, किसी रिवर फ्रंट पर किया जाएगा। निनामून तो हमने देखा तमाम ओपनिंग सेरेमनी जो स्टेडियम के अंदर होती थी वहीं लाइट एक्शन कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो ओपनिंग सेरेमनी है कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर आयोजित की जाएगी, क्योंकि तीसरी बार पेरिस इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में यहाँ से ग्लिम्सेस जो है वो ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि लोगों का यहाँ ध्यान आकर्षित किया जाए। इस रिवर फ्रंट पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं और इसके पीछे ही एफएल टावर है। तो ये 6 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच होगा जहां पर ओपनिंग सेरेमनी आयोजित होगी। तमाम बोट्स यहाँ से निकलेंगे, उनके ऊपर कैमरा लगाया गया होगा ताकि एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई जा सके और साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा यहाँ दर्शकों के जुड़ने की उम्मीद है। तो एक अच्छा एक्साइटमेंट होगा यहाँ पर और भारतीय दल भी यहाँ पर निकलेगा, जहां पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल जो वो हमारे ध्वजवाहक होंगे भारत के लिए, ये दोनों फ्लैग बियरर होंगे। तो यहाँ पर भारतीय कंटिजेंट भी होगा, तमाम देश के प्रतिनिधि भी होंगे, उनके एथलीट होंगे। दिलचस्प होगा पेरिस के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्पोर्ट्स स्पेक्टेटर्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार वहां पर बने रहिए और एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम की।
दिल्ली में इस वीकेंड तो खुलकर बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक खूब बारिश होने के आसार हैं। 5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। वहीं झारखंड में जबरदस्त बारिश होने के भी आसार हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો છે। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 2 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में कारगिल विजय की संपूर्ण शौर्य गाथा के मनोरम और भावुक कर देने वाले दृश्य हैं। भारतीय वायुसेना के इस पोस्ट को कुछ ही मिनटों में हजारों भारतीयों ने नमन किया है। और वहीं भारत मां के वीर सपूतों की शहादत का प्रतीक है कारगिल विजय दिवस, जहां -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान, जहां ठिठुरन और कम ऑक्सीजन के कारण सांस लेना भी बेहद ही मुश्किल है। यहाँ भारतीय जवानों ने वतन की आन बान और शान के लिए सीने पर गोलियां खाई। करीब 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के रणबांकुरों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ा दिए। भारत को इस युद्ध में शानदार विजय हासिल हुई थी। वहीं इस युद्ध में कई सैनिक अपनी कुर्बानी देकर देश के इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। कारगिल विजय दिवस पर देश के असली जाबाजों को हमारा DD न्यूज का भी नमन। आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे, कृतिका और नया सेवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम कैप्टन सत्येंद्र सांगवान है और मैं 16 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से संबंध रखता हूं। अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे सेना की वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त हुआ। कारगिल एक शब्द है जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल के रख दिया। इस लड़ाई में जो वहाँ की टेरेन थी, हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, और खड़ी चढ़ाई, जब दुश्मन ऊपर से सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होता है और जब वो आप पे गोला बारूद कर गिरा रहा है, तो ऐसे में जो हमारी यंग फोर्स थी, जो इंडियन आर्मी के नए जवान थे, यंग ऑफिसर्स थे, वो एक बहुत बड़ी, बहुत प्रभावशाली शक्ति हमारे साथ थी और हर किसी में वो जज्बा था। जैसे आते थे
वो अपना कैप रखेंगे, स्टिक रखेंगे और रॉबिन फटाफट वो जाके उठाएगा, शीशे के आगे खड़ा होकर कैप पहनेगा, स्टिक लेगा, and then he used to imitate his father. I'm Tripta Thapar, mother of Captain Vijayan Thapar, the Kargil hero. 4 generations of Vijayan have been in the army. फौज में जाने का तो जज्बा था ही था कि मुझे जाना ही है। बहुत खुश थे हम कि वो उसी प्रोफेशन में चला गया है जिसमें उसका दिल था। Once मेरी एक फ्रेंड थी जो US से आई and she brought a very nice T-shirt for him. And जैसे उसने वो T-shirt को खोला, he saw the US flag printed on it. He said, "Why? I'm not going to wear this. I don't belong to that country. I love my country." He was heavily fired upon, 30 odd bullets, and when he wrote to her that 30 bullets were fired at me today, then I told him कि तुम लड़ाई में गोलियों की गिनती मत करो, तुम दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी उसको चैलेंज दे दो, चैलेंज वो कभी भी मतलब he was ready to accept that challenge. So कर्नल थापर ने उसको बोला कि 50 लेंथ से स्विमिंग पूल की कर जाएगा तो मैं तुझे मान जाऊंगा. He says don't challenge, and he won't believe he did 50 lengths. When he was doing the 51st length, Colonel Thapar stopped him because his eyes were absolutely red. A small little girl, Ruxana, who became very important in his life. Her father had been murdered by the terrorists in a very gruesome way. That girl became mute. She would not talk, she would not play. And then Robin felt very deeply in his heart about that girl. And he started going in the evening and playing with her. Slowly a relationship between them developed. And by the time he left, she started talking. She came out of that syndrome of withdrawal and started talking. That was a great thing to happen. And because of that, he also wrote to me that you must give 50 rupees school fee for this girl. I saw his name in the newspaper that there was a young second lieutenant who was climbing those heights, who was there in the Tololing attack. So then I came to know that Robin is in Kargil. और फिर 2 दिन के बाद उसका कॉल आया कि मामा आपको पता लगा तोलोलिंग हमने जीत लिया. मैंने बोला हाँ जीत लिया है वो, और आपका नाम मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया है. रीज़न कि अभी जो है ना, अभी मैं 20 दिन के बाद आपको कॉल करूँगा. आई हैव अनदर टास्क. सो टास्क तो मेरे को इतना स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन उस टास्क मीन्स अनदर अटैक. ही हैज़ टू गो फॉर अनदर अटैक. सो उसने फिर 20 दिन के बाद वो उसका कॉल तो नहीं आया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आ गया. We are informing you, Vijayan Thapar has given his life to the country. He made the supreme sacrifice in Kargil. हमें बड़ा गर्व है कि हमारा बेटा शहीद हुआ, इस तरह से शहीद हुआ. एक फौजी के लिए इससे अच्छी कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती. यहाँ पे दुश्मन आपके आगे है, हाथ में आपके राइफल है और आप अपने साथी के बाजू में जाते हैं. जब मेरे जवानों को मैंने उठाया, उनके हाथ में बंदूक थी, मैगजीन खाली थी, आखिरी गोली तक लड़े वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया. जो हम सुनते हैं कि भारतीय सेना का जवान आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक लड़ता है, वो देखा. हर एक जवान लड़ा, लेकिन कभी किसी ने पीठ नहीं दिखाई. आप भी मिले होते तो शायद आपको लगता कि ये क्या है इस तरह का. मतलब कभी भी फर्स्ट टाइम भी किसी से मिलते थे तो उनको बिल्कुल ये लगता ही नहीं था कि मैं कोई गैर से मिल रहा हूँ.
मेरे हस्बैंड को ये होता था हम लोग अकेले रह रहे हैं तो सब ऑफिसर को बात करने का मन करता है फैमिली से, तो तुम ऐसा करो कि तुम उनसे भी बात कर लो, उनसे भी तो खुद कम और दूसरों से बात करवा देंगे कि अच्छा। मैं अब गई भी, बच्चों की छुट्टियों में गई, लास्ट 13 मई को मैं वहाँ पहुँची और 14 मई को ये लोग लड़ाई के लिए निकल गए थे। तो बस 12 घंटे का हम लोग का साथ था वहाँ पे श्रीनगर में लास्ट, उसका ऐसा कभी नहीं मिले। इन लोग का कोई खबर नहीं आ रहा था ना वहाँ से। ये हो कि जब ये लोग मूव कर गए उसके बाद चलो थोड़ा फ़ोन का कम्युनिकेशन होता तो थोड़ा पता भी चलता, वो भी नहीं होता था तो थोड़ा बहुत रोना आता था, घबराहट होती थी। सबसे पहले मैं अजय ओझा का देखी थी टीवी पे, मन में फिर बहुत तरह की बातें आने लगी कि भगवान न करे कि कल कहीं मेरा ना नंबर हो या किसका नंबर है, मतलब किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा बच्चा है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि अगला नंबर मेरा ही होगा। उम्र कुछ नहीं था, समझ कुछ नहीं था, बस लगता था उस समय ये ज़रूर था कि बच्चे इतने छोटे थे। छोटी वाली बेटी 8 साल की थी और बड़ी थी 12 साल की, तो लगता था नहीं कुछ हो जा कर लेती हूँ मैं अपने आप को तो बच्चे तो और अनाथ हो जाएंगे ये सब, लेकिन अकेले जीने का तो नहीं मन था। जब मैं वहाँ लड़ रहा था, मेरी वाइफ शी वॉज 5 months प्रेग्नेंट, और ऐसे मेरे कई साथी जवान ऑफिसर्स, उनके साथ भी यही कंडीशन थी। कुछ साथी वापस नहीं आए। एक अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए, अपनी माँ के पास वापस जाने के लिए, अपने बच्चे के पास वापस जाने के लिए वो लड़ता था कि मौत से लड़ जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार के पास वापस जाऊंगा। एक शक्ति मिलती है। माय ब्रदर कैप्टन अमित भारद्वाज, वो मेरे से 3 साल छोटा था। जब वो छोटा था, जब मतलब ये चीज़ें तो मम्मी बताती हैं कि जब वो छोटा था तो उसको ये था कि हवाई जहाज़ इतना ऊपर उड़ता है तो मुझे मतलब हाइट पे जाना है, तो मुझे हवाई जहाज़ पायलट बनना है। कि मैं 20 साल का हो गया हूँ तब उसने गॉडफादर नॉवल पढ़ा था, तो उसने ये लिखा था कि मैं गॉडफादर बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली गॉडफादर बनने का मतलब उसका ये था, उसने लिखा कि अच्छाई की जीत होनी चाहिए। इंडिया गेट पे वो अपने एक ब्रदर के साथ में था, मेरे कज़न है, तो उसको बोलता है संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। तो संजू ने उसको बोला मजाक में, कहता पागल है क्या, यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर 2 के और 1947 वॉर के हैं, तो तुम्हारा नाम कहाँ से है? कहता नहीं संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। मतलब कौन जानता था कि उसकी ज़ुबान पर उस दिन सर्च होती थी कि उसके 20 साल बाद में वहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा और उसका नाम वहाँ पर आएगा। अनोनिमस कॉल था कि आप सुनीता दी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योर ब्रदर इज़ नो मोर। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि एक बार को तो मतलब व्हाट आई एम हियरिंग, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मतलब कैसे ये कोई बंदा कह सकता है। तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम मुझे क्यों बता रहे हो, कि अमित हमेशा ही कहता था कि सिस्टर बहुत स्ट्रांग है, अगर कुछ होता है तो यू कैन इन्फॉर्म हर। लोगों का हुजूम जो था एयरपोर्ट से घर तक या घर से अल्बर्ट हॉल तक, वहाँ 3-4 घंटे वहाँ रखा गया। पूरा जयपुर मार्केट बंद था। जयपुर के लोगों को मतलब उनको था कि एक गर्व का था कि भाई हमारे शहर के लड़के ने अपनी जान दी है। और कारगिल उस टाइम क्योंकि मीडिया हाई काफ़ी इस चीज़ को कवर करने लगा था। आखिरी चिट्ठी जो मैंने उसको लिखी थी वो भी उसको पहुंची भी नहीं होगी। उसमें मैंने यही लिखा था कि अब वो समय आ गया है जब तुम 1 महीने में इतनी लड़ाई देख ली है जो मैंने 37.5 years में नहीं देखी। Losing a 22-year-old boy, but then that is the price we have to pay. These boys, they did not give up their lives for money or material gains. It was purely for the honor of their nation. युद्ध जो है वो हथियारों से की जाती है, but the spirit to win, it comes from the rest of the countrymen. How much they
want, how much they love their people who are there in front, that is what will drive them to win the battle. अमित के साथ में वहाँ जो बंदे थे, जो बच्चे थे, उनमें से 2 जने यहाँ आए थे। तो डेफिनेटली एक माँ की आंखों में तो आंसू थे। तो कहता है, माता जी आप रोकर आप साहब की शहादत का अपमान कर रहे हो कि उन्होंने 32 माओं की कोख बचाई है। मतलब एक गई है लेकिन 32 माओं की कोख बचाई है। हर उस परिवार को जिसने अपने बच्चों को खोया है या अपने बच्चों को लड़ाई के मैदान में भेजा था, हर किसी को मैं शत प्रणाम करता हूं कि आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। हमें कभी भी एक सोल्जर का भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट देम एंड आई सैल्यूट माय हीरोज।